हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स में मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी नेचर, फंक्शंस, स्कोप एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, कैसे इसके बारे में इसका उद्भव हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस लगा लो, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है। तो सबसे पहला है पेड एक्टिविटी, सेकंड है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, तीसरा है विजुअल और ओरल, और चौथा है पर्सनल। उसने क्या बोला है कि कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है। तो आपने देखा होगा जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, ये कैसे होता है, पेड एक्टिविटी होता है, क्योंकि इसके बदले में हम कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं, जब भी हमें क्या होता है, कुछ मिलता है, कुछ भी से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। जब भी हम एडवर्टाइजिंग करेंगे ना, जब हम कुछ क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग पे करेंगे। दूसरा क्या होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कोई ना कोई एक प्रायोजक व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से हम अपना जो भी उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जनता में। तो वो रहेगा कोई ना कोई, जैसे कि अलग अलग ब्रांड के एम्बेसडर होते हैं, वो उसके बारे में नॉलेज देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है। तो ऐसे ही कोई ना कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहेगा। तीसरा क्या था, विजुअल और ओरल। ये क्या हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, मौखिक माध्यम से। तो ये सारे के सारे क्या है, विशेषता है इसकी। पर जो अगर बोलेगा पर्सनल, तो पर्सनल एक क्या है, विशेषता नहीं है, व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि विज्ञापन, इसका डिफाइन में देख लो, विज्ञापन व्यापार संवर्धन तकनीकों का प्रचार है। ये प्रमोशन का एक तरह से वो लगा लो, जिससे व्यापारी अपने प्रोडक्ट की जानकारी जितने भी उसके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, उनके अलग अलग माध्यमों से क्या करता है, उनको पहुंचाता है। अब इसकी विशेषताओं में ये एक भुगतान, एक परक गतिविधि है कि एक पेमेंट भी दे सकते हैं इसके बदले में। प्रायोजक भी होता है, कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होएगा, कोई ना कोई दृश्यमान भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जबकि विज्ञापन कभी भी पर्सनल नहीं होता। तो यह है सार्वजनिक होता है, ये सबके लिए होता है। ये तो है नहीं कि एक अगर मैंने को कोई भी लगा लो साबुन की मेरे को मशहूरी करनी है या उसका एडवर्टाइजिंग करना है, तो ये तो है नहीं मैं प्रॉपर एक पर्सनल को टारगेट करके बनाऊंगा। तो पर्सन के लिए नहीं होता वो स्पॉन्सर, वो सभी के लिए, मतलब अगर किसी को हम संदेश पहुंचा रहे हैं तो वो सार्वजनिक रूप से रहेगा। तो उसी के माध्यम से कह सकते हैं कि ये कभी भी पर्सनल नहीं होता। उम्मीद है कि इसका थोड़ा आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेल्स प्रमोशन टूल। क्या है जो एक क्या है, सेल्स का प्रमोशन टूल्स नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या बोल रखा है इसने, जैसे कि समाचार पत्र, और तीसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, प्रीमियम, और तीसरा क्या है, कूपन, और फोर्थ क्या है, ये शायद प्रिंटिंग की वजह से नेक्स्ट उस पर चला गया स्लाइड पे। तो इसमें से हमने देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है। तो इसमें जैसे तीन ऑप्शन है, उसमें से ऐसी देख लेते हैं कि जो कौन सा विक्रय, जो सेल्स प्रमोशन है उसका टूल नहीं है। तो इसको अगर हम पूरा ही देखें तो देखो, जो न्यूज़ आर्टिकल होता है, ये इसका एक प्रलेख है या ये पूछ रखा है, और जोन सा नहीं है वो बताना है हमने। तो न्यूज़ आर्टिकल है, प्रीमियम है, कूपन है, फोर्थ भी देख लेते हैं, कंटेस्ट, प्रतियोगिताएं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, सबसे पहला पहला क्या था वो, तो आपने इसमें देख ही लेना है। जैसे कि इसमें बता रखा था न्यूज़ आर्टिकल, क्योंकि देखो कंटेस्ट भी रहेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी प्रमोशन करते हैं, सेल्स का प्रमोशन करते हैं। और ऑप्शंस क्या थे इसके, जैसे कि प्रीमियम था, कूपन था। तो ये सारे के सारे, ये प्रीमियम है, ये भी क्या होता है, सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं होता। ये कूपन है, कूपन दे देते हैं हम किसी को कि हाँ आप ये इतना सामान लो हमसे, तो हमें क्या करेंगे, कूपन दे देंगे। प्रीमियम की हाँ, उससे रिलेटेड हम कुछ ये लगा लो, एक तरह से कह देते हैं कि छूट दे दी, ठीक है, और साथ में क्या कर दिया, उसके कुछ लगा दिया, तो वो चीज़ें। और न्यूज़ आर्टिकल क्या है, ये हमारा एक सेल्स प्रमोशन का एक टूल नहीं है। तो इसको डीपली देखो, इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखा है। जो सेल्स प्रमोशन का मीनिंग होता है वो क्या होता है कि एक पोटेंशियल कस्टमर है को, उसको क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्रय करने के लिए, परचेज करने के लिए हम राजामंद करेंगे, राजी करेंगे। यह एक प्रोसेस होती है। जो सेल्स प्रमोशन होता है, ये क्या होता है, अल्पकाल में विक्रय को बढ़ावा देने की युक्ति के रूप में डिजाइन किया जाता है। जो सेल्स प्रमोशन है, ये शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, हम सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, कि शॉर्ट टाइम में हम कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके रूप में डिजाइन किया जाता है।
दीर्घकाल में मतलब लॉन्ग टर्म में ग्राहक की वफादारी का निर्माण का उपकरण है, कि जो लॉन्ग टर्म में ग्राहक है उसकी वफादारी का निर्माण का ये क्या है, टूल है। जैसे इसमें एग्जांपल वो दे ही रखी है कि जो प्रीमियम है वो भी, कूपन है ये भी दिए जाते हैं, जो कंटेस्ट है वो भी करवाए जाते हैं, बदले में क्या है इनाम दे दिया, सैंपल के रूप में दे दिया, उत्पाद दे दिया, रिबेट छूट बता दिया था आपको, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, ये सारे के सारे क्या है ये रहेंगे। और जो ऑप्शन ए था न्यूज वाला वो उसमें क्या होएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंसेप्ट इज क्या है, कौन सा है, विपणन अवधारणा क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, मार्केट कंसेप्ट तो ये क्या है, जैसे बोल दिया कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, या कस्टमर ओरिएंटेड है, या सेलर ओरिएंटेड है। अब आपने देखना है कि जो हम ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं कि एक चीज़ को उत्पादन की इसकी डेफिनेशन भी होती थी ना, हमने पढ़ी है कि कोई भी वस्तु को बनने से पहले और उसके बाद के विक्रय उपरांत जो भी जितनी भी एक्टिविटी की जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, विपणन में कहलाती है। तो अब इसमें क्या बोल रखा है कि मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, उसमें बोला है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या है, उसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, या सॉरी प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, वो प्रोडक्शन को ध्यान में रख के बनाया जाता है मार्केट का जो कंसेप्ट है। ये सेल्स ओरिएंटेड होता है, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, या सेलर ओरिएंटेड होता है। अब आपने उसमें ये भी पढ़ा होगा मार्केटिंग में, जिस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक तरह से वो एक पर्चा लगा लो या एक कोई भी कटिंग लगा लो, वो एक तरह की हम क्या करते थे, सैंपल के रूप में प्रोवाइड करते थे कि आपको अपने जो एरिया है उस लोकेशन में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है, कौन सा प्रोडक्ट है वो, तो उससे रिलेटेड पहले क्या करेंगे, ग्राहकों की आवश्यकताओं के बारे को पता लगाया जाएगा कि ग्राहक को रियल में एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत है। जब उसके बारे में हम क्या कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, या उसका एक तरह से देख लो टारगेट करके देख लेंगे उसको कि हाँ हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को जब कस्टमर क्या करेगा, लिख के या बोल के जैसे भी क्या करेगा, उसका फीडबैक लेके वो लिखेगा, उसके बाद उसको नोट करेगा, तो उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, कस्टमर को ही ध्यान में रखकर प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं। तो प्रोडक्शन बाद में आएगा ना कि पहले आएगा। तो उसने बोला कि मार्केट कंसेप्ट क्या होता है, विपणन की अवधारणा क्या होती है, तो विपणन अवधारणा होती है कि ऐसी होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती है। विपणन बाजार विश्लेषण से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये मार्केट के एनालाइज से, क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि आपको एक पर्चा या एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एक लिस्ट वो क्या कर देते हैं, एनालाइज करवा देते हैं कि हाँ आपको मार्केट में, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे कपड़े का बिजनेस नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है बिजनेस है। मैंने उनको एक लिस्ट प्रोवाइड करी, उसमें मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि आपको यहाँ पे कपड़े का बिजनेस चाहिए, या आपको यहाँ पे फ्रूट का बिजनेस चाहिए, मतलब आपको किस चीज़ की शॉप चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उसके 4 ऑप्शन दिए। फिर उसमें से जो ज़्यादा ऑडियंस है वो उसको टारगेट करेगी कि हमें यहाँ पे क्या है, कपड़े की मार्केट का यहाँ पे क्या है कमी है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कपड़े की मार्केट या कपड़े की क्या एक शॉप चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, पहले कस्टमर को टारगेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसकी ज़रूरतों का पता लगाना पड़ेगा। तो विपणन बाजार विश्लेषण से शुरू होता है, जहां ग्राहकों की पसंद ज़रूरतों का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ ग्राहकों की क्या आती है, पसंद, जो उसकी लाइक्स हैं या उसकी डिसलाइक, तो देखो उसमें बताएगा नहीं, लाइक्स हैं जितने भी उसके ज़रूरतें हैं, जो भी नीड्स हैं उसकी, उनको हम एनालाइज करते हैं। उन्हीं एनालाइज के आधार पर हम प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, तथा विपणन के लास्ट में, मार्केटिंग के लास्ट में प्रोडक्शन को क्या करते हैं, उपभोक्ता जो भी है, जो भी उसका ज़रूरतमंद है, जिसको वो चाहिए प्रोडक्ट, उस तक पहुँचा उसकी क्या करते हैं, जो भी उसकी नीड्स थी उनको क्या कर देंगे, हम पूरा कर देंगे। यही सेटिस्फैक्शन ही ग्राहक को क्या करती है, कंपनी से एक तालमेल बना के रखती है, जोड़े रखती है। यही क्या है हमारा कस्टमर ओरिएंटेड। तो बोलेंगे अगर मार्केट कंसेप्ट क्या होता है, तो मार्केटिंग कंसेप्ट देखो पढ़ने में थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्जाम में, तो उसको हम एलिमिनेशन, हमसे भी गलती होती है, तो मार्केट कंसेप्ट को ऐसे लेकर चलना, क्योंकि देखो सारे के सारे ऑप्शन वहाँ पे लग के ऐसे लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम उसको अगर थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, तो वहाँ से आंसर निकल जाता है। पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कम टाइम में हमें क्या करना होता है, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उस टाइम पर थोड़ा एक लगा लो, एक बर्डन लगा लो, या वैसे लगा लो एक मेंटली, तो थोड़ा एक वो उस पर रहता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें एक बहुत शांत मन से इनको क्या करना है, क्रैक करना है। तो ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, इनको,
एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अभी इसमें बता रखा है कि मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय। किसने बोला था? विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। ये क्या है कि जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करता है। ये कैसे करता है? विपणन की एक परिभाषा ये किसने दी थी? ये बोल रखा है कि जो एक मार्केटिंग है जो ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन स्तर में सुधार करता है ये, है ना। तो विपणन की एक परिभाषा ये क्या है, मार्केटिंग की एक। अब इस चीज़ में आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप जितना मर्जी याद कर लो ऐसे ही नहीं होगा। इसके लिए आपको एक तरह से रट्टा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। क्योंकि इसमें क्या है, उनके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको इसको एक लाइन के माध्यम से या एक पॉइंट के माध्यम से जैसे भी आपको ट्रिक रहती है उसके हिसाब से याद करो कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बताएगा कि जो हमारा मार्केटिंग है, अब हमने किसी चीज़ को एक स्थान से एक उपभोक्ता तक पहुंचाना है उसको उसकी ज़रूरतों के अनुसार, और उसके बाद भी अगर उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, उसको अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलेगी तो ये क्या करता है कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है इसको क्या करता है, सुधारने का प्रयत्न करता है, ऐसे लगा लो। तो ये किसने बोला था कि विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करता है, डिलीवर करता है। तो ये इसने किसने बोली थी? ये जैसे फिलिप कोटलर दे रखा है, विलियम जे स्टैनसन दे रखा है, पॉल मेजर दे रखा है, ये हैंसन दे रखा है। तो इसमें से आप क्या करोगे, इसको देखो, इसके बारे में कोई मैं वो नहीं कहना चाहता कि हाँ एक प्रॉपर इसको याद करो। ये क्या है, एक रट्टा ही लगा लो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जहाँ बोलेगा कि आपको एक डिलीवर करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके जीवन यापन को सुधारता है एक तरह से रहने के। तो ये काम किसने बोला था? ये बोला था पॉल मेजर ने। ठीक है, विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा पॉल मेजर द्वारा दी गई है। जीवन स्तर व्यक्ति द्वारा पहले उपयोग की जा रही वस्तुओं और जो क्या है अब प्रयोग की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्लाइड पे कर लेते हैं। उनके वस्तुओं के जो अब कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं, अब ये इन चीज़ों का दोनों का क्या रहेगा, ये अंतर रहेगा, क्योंकि इसी से जो हमें पता लगेगा कि हमारा कितना क्या हुआ है, जीवन यापन में सुधार हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना सुधार हुआ है। मैं अगर कहूँ आज हमारी इनकम 5,000 थी और कल हमारी इनकम हो जाए 10,000, तो हमें उसके बारे में पता कैसे लगेगा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वो बढ़ा है। पहले जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंजप्शन थी, जिस हिसाब से हम कोई भी लगा लो, सर्फ लगा लो, साबुन लगा लो, दूध लगा लो, वो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस क्वालिटी का क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। पर जैसे ही हमारी क्या होती है, सैलरी बढ़ती है, तो उस हिसाब से हमारे खर्चे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्हीं का डेफिनेशन, उन्हीं का अंतर क्या कहलाता है, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहलाता है। तो पॉल मेजर ने अपनी परिभाषा में कहा था कि विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करता है, यह व्यक्ति के जीवन में या जीवन स्तर में सुधार करता है जो पहले की स्थिति से और बेहतर वस्तु तथा सेवा के उपयोग से संभव है। वो कैसे है, जब हम उसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक वस्तु या गुड्स या सर्विस के यूज करेंगे, जब उससे क्या होएगा, ये पॉसिबल होएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 4। और उसके बाद है विच इज अ नोट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन से क्या है विपणन मिश्रण के, मार्केटिंग मिक्स के क्या है तत्व नहीं है। तो उसमें से आपको कैसे याद करना है। 4P के बारे में पढ़ा होगा हमने, 12th में भी पढ़ा था शायद ये, तो उस और ग्रेजुएशन में तो होता ही है। तो 4Ps के माध्यम से देखो, अब इसमें 4Ps के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि PP इसमें 3 है, एक S के नाम से है, तो ये नहीं होएगा। उसने बोल भी रखा है कि मार्केटिंग मिक्स का, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन लगा लो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, और क्या होता है, एक और होता है ना, क्या होता है वो, प्लेस। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। इन चारों से क्या होता है, ये मिल के बना हुआ होता है। अब उसमें बोल रखा है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, मतलब अलग करना, विभक्तिकरण करना। तो ये इसमें क्या होएगा, नहीं होएगा। तो ये तो ईजी था। और इसका मतलब क्या होता है कि जो 4Ps आएंगे, ये क्या होता है, एक तरह से मार्केटिंग का ये क्या है, मिक्स का एक पार्ट है। और इसमें क्या है, जो प्राइज है ये क्या होता है, इसमें बताता है कि जो प्रोडक्ट में कैसे क्या है, कंपटीशन को हमने क्या करना है, हेल्प करता है ये, क्योंकि उसमें पता लगता है ना कि एक जो भी कोई गुड्स है उसका प्राइस क्या है। प्रमोशन क्या है, उसको पहुंचाने का काम, मतलब कैसे हमें उसको प्रोडक्ट को कस्टमर तक लगाना है, उसमें कैसे काम करेगा। प्लेस, उसमें क्या है, उनके बीच में एक प्लेस की वो एक तरह से फैसिलिटी होनी चाहिए ना, कहाँ पे सामान रखेंगे, तो वो इतना आना जाना नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इनके 4Ps से बना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट को डिलीवर करवाते हैं। उम्मीद है कि ये भी एक तरह से इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिस्टिक मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट इंक्लूड समग्र विपणन। विपणन एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें क्या शामिल है,
मतलब होलिस्टिक मार्केटिंग मतलब समग्र विपणन। विपणन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें क्या शामिल होता है ये बोल रखा है, तो उसमें से देखना है क्या है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है क्या, ये शामिल होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग है, ये शामिल होता है। या रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ये शामिल होता है। या सारे के सारे शामिल होती हैं। जो देखो होलिस्टिक है तो क्या है, मतलब चारों तरफ का एक तरह से होलिस्टिक मतलब समग्र रूप से इकट्ठा होके, है ना, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाए। तो समग्र विपणन क्या होता है, एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। ये एक होलिस्टिक मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पूरे व्यवसाय को क्या कहता है, एक मानता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग नहीं मानता, इसमें पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का वो सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग। यही क्या इसका अप्रोच बोल रखी थी। तो ये थर्ड स्लाइड थी। तो फोर्थ पे क्या है, और इसमें एक और होता है कि एक सिस्टम के रूप में ये क्या करता है, होलिस्टिक मार्केटिंग काम करता है। इसमें समस्त विभाग एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो भी जितनी भी क्या रहती है मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें क्या करते हैं, ये हेल्प करती हैं होलिस्टिक में। रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, वो सारे के सारे। नेक्स्ट, फर्म्स मोर डिस्परेटली लुक फॉर वेज एंड मीन्स टू डिफेंड मार्केट शेयर इन। इसमें क्या है, फर्म अधिक निराशाजनक स्थिति में बाजार में अपना हिस्सा बचाने के लिए साधनों तथा तरीकों को अपनाती है। क्या है, जो फर्म अधिक निराशाजनक स्थिति में बाजार में अपना हिस्सा बचाने के लिए तथा साधनों तथा तरीकों को अपनाती है, क्या चीज़ है ये बोल रखा है। अब दोबारा से एक बार और देख लो, जो फर्म है बिल्कुल निराशाजनक स्थिति, मतलब जिस टाइम पे मार्केट में क्या हो रहा होगा, जब मार्केट में या लगा लो फर्म का कुछ सामान नहीं बिक रहा होगा, तो उसमें क्या क्या वो अपने क्या है तरीके हैं जिनसे वो क्या करती है, वो उसको बचाने के लिए कि ना जो फर्म है वो बंद हो, उसके लिए वो क्या टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं, अडोप्ट करती है। जैसे कि इसमें दे रखा है मेच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र का परिपक्वता स्तर। और दूसरा क्या है, ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और तीसरा क्या है, डिक्लाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यह क्या है, सारे के सारे सही है। अब ये देखो कि वो जब निराशाजनक स्थिति में है तो वो कैसे क्या करेगी, अपनाएगी। तो मैं अगर इसको ऑप्शन के हिसाब से लेके चलूँ तो सबसे पहले ये लगा लो आप बी से कि जो ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, क्या उस टाइम पे जिस टाइम पे फर्म का निराशाजनक प्रदर्शन चल रहा है तो उस टाइम पे वो ग्रोथ करने की सोचेगी कि हाँ मेरी ग्रोथ हो। अगर उसको ग्रोथ होती तो वो मतलब वो लॉस में क्यों जाती, वो निराशाजनक स्थिति में क्यों आती, तो ये हो नहीं सकता। डिक्लाइन स्टेज हो सकती है, ये कह सकते हैं। डिक्लाइन स्टेज में मतलब वो बिल्कुल बंद होने की कगार पे है, जीवन चक्कर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं। एक हद तक कह भी सकते हैं क्योंकि बंद होने वाली है, पर ये नहीं है। और सबसे जो सूटेबल है जैसे लिख रखा है मेजोरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो क्या होता है फर्म का जिस टाइम पे क्या करते हैं प्रोडक्ट होता है, जब वो अपने जीवन काल में क्या करता है, एक मेच्योरिटी स्टेज होती है कि हर एक बंदे का या उसका प्रोडक्ट का होता है पीक लेवल होता है। तो फर्म अत्यधिक निराशाजनक स्थिति में बाजार में अपना हिस्सा बचाने के लिए साधनों और टेक्निक को क्या करती है, फॉलो करती है अलग अलग को। तो ताकि उसकी जो फर्म है वो ज़्यादा मतलब उस कंडीशन में ना जाए, क्योंकि जो मैच्योरिटी उसका लेवल है वो एक तरह का क्या पॉइंट है जो वो क्या करता है, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या होती है, आप उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते हो तथा बाजार हिस्सेदारी क्या होती है, कम होने लगती है। इकोनॉमिक्स में आपने इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, जिस टाइम पे क्या होता है, एक उसमें था जब वो वायु कर्व का नहीं होता वो ना, उसमें था घटती सीमांत उपयोगिता का नियम एक, कि उसमें क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऐसा कुछ था वो। तो उसमें क्या होता था कि जिस टाइम पे हम एक कोई भी डबल रोटी है उसको खाते हैं, भूख हमारी बढ़ती है। दूसरी खाते हैं तो थोड़ी शांत होती है, तीसरी खाते हैं, चौथी खाते हैं, तो एक टाइम के बाद हमारा जो मतलब खाने का वो है वो क्या हो जाता है, डाउन होने लग जाता है। उसके बाद हमारी जो संतुष्टि होती है वो जो भी लगा लो सेटिस्फेक्शन, वो क्या होती है, पीक लेवल पे होती है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अगर उसको खाएंगे तो दोबारा से क्या होगी, वो मीटिंग होगी। तो वही चीज़ इसमें है कि आपको एक मार्केटिंग में अगर उस स्थिति से बचना है तो एक पीक लेवल के बाद दोबारा उस जो भी प्रोडक्ट है उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक मान के चलो वो एक एरिया है, उसमें 1 एकड़ में आप एक फसल बो सकते हो, और उस जो भी फसल है उसका पीक पॉइंट है 20 ये लगा लो 20 क्विंटल का, 20 क्विंटल अनाज की पैदावार हो सकती है। तो आप उससे एक टाइम पे 17 क्विंटल कर सकते हो इंक्रीज, 18 क्विंटल तक कर सकते हो, 19 क्विंटल तक कर सकते हो। क्या वो 21 क्विंटल तक भी चली जाएगी? नहीं जाएगी।
क्योंकि उसका जो ये लगा लो जो मैक्सिमम उसका सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन तो कह नहीं सकते, उसका प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 20 तक रहेगी। उससे ज़्यादा हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे उसमें आप खाद डाल लो, यूरिया जो मर्जी डाल लो, उसके बाद भी उसका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो नहीं बढ़ने वाला है। तो वही चीज़ इसमें है कि एक आप जो आप क्या कर रहे हो उसमें निराशाजनक स्थिति में जाने वाले हो, तो उस चीज़ से आप कैसे क्या करोगे, बढ़ोगे, उससे कैसे आप क्या करोगे, बचोगे। और वो जो भी मेच्योरिटी पॉइंट है उससे आप ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन या वैसे लगा लो बढ़ोतरी नहीं कर सकते, और उससे क्या होती है, बाजार हिस्सेदारी कम होने लगती है। जो मैं इसी हिसाब से करवा रहा हूँ, तो मैं एज जिस तरह स्टूडेंट की तरह काम कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको ये सोचता हूँ कि किस तरह से किसी ना किसी तरीके से पॉइंट समझ में आ जाए, ताकि एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद दोबारा उस चीज़ में डाउट ना रहे। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ 7 नहीं करवाए हैं ओनली, और उसके बाद 20 मिनट्स के अप्रोक्स ये वीडियो बन चुकी है, तो अब इसके हिसाब से आप देखो कि हमारे मतलब कितने पॉइंट क्लैरिफिकेशन या कितने हमने कर चुके हैं, उसके हिसाब से आप देखो। खाली इस हिसाब से ना देखा करो कि हाँ हमने कितना, अब इसमें कितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं जितने मेरे को लगता था कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग सही है, तो ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष विपणन का क्या है, उदाहरण है। एक तो कौन सी होती है, कियोस्क मार्केटिंग, ठीक है, एक होती है टेली मार्केटिंग, एक होती है कैटलॉग मार्केटिंग, और एक क्या है इसमें, इन सभी के सभी। तो उसने बोला है कि क्या है इसमें, क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है ना, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, कह सकते हैं बिचौलिया नहीं होता, मध्यस्थ नहीं हो सकता, ठीक है, इनका यूज हम नहीं कर सकते हैं। सीधा क्या होता है, एक तो प्रोड्यूसर होएगा और दूसरा कौन होएगा, जो कस्टमर होएगा। उन दोनों के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट या एक तरह से बिचौलिया नहीं होएगा, ठीक है। तो विकल्प में दिए गए सभी प्रत्यक्ष विपणन उदाहरण है, सारे के सारे क्या है यहाँ पे, तीनों एग्जाम्पल कैसे हैं, जिसमें ना बीच में कोई भी बिचौलिया होता, ना कोई भी मध्यस्थ होता, और जहां उत्पादक सीधा उपभोक्ता को उत्पाद क्या करता है, बेचता है, तो इसको कह सकते हैं। तो जो कियोस्क मार्केटिंग है, इसमें भी आप इसको याद रखना, क्योंकि ये ऑप्शन आते हैं, कई एग्जाम में देखा भी होगा आपने। तो कियोस्क मार्केटिंग को आप कैसे याद करोगे, ज़्यादा नहीं फैक्ट याद कर सकते, तो इतना तो याद कर सकते हैं, कियोस्क मार्केटिंग में भी क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएट बंदा नहीं पाया जाएगा। टैली मार्केटिंग में भी कोई बीच में नहीं आएगा मध्यस्थ, और कैटलॉग मार्केटिंग में भी क्या होता है, कोई भी जो बीच में प्रोड्यूसर और कस्टमर के अलावा कोई नहीं होता। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बिचौलिया या मध्यस्थ नहीं आएगा, या इंटरमीडिएट कोई बंदा नहीं आएगा, उसको क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग के तीनों एग्जाम्पल थे। अब एग्जाम में आ गया तो आप ये इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि जो कैटलॉग मार्केटिंग है, इसमें भी कोई मध्यस्थ नहीं होता, टैली मार्केटिंग में भी कोई मध्यस्थ नहीं होता, कियोस्क मार्केटिंग में भी कोई मध्यस्थ नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स प्रोडक्शन, विपणन एक प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रारंभ होती है। ये भी लिख रखा है कि जो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिससे प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो कब होती है ये, मतलब जो मार्केटिंग है ये प्रोडक्शन पे क्या होती है, स्टार्ट होती है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन से पहले होती है, बाद में होती है, साथ साथ होती है, या मच आफ्टर, लेट होती है। तो इसमें से आप कैसे लगाओगे, देखो मार्केटिंग प्रोसेस है ये प्रोडक्शन से क्या होती है, पहले होती है, होगी नहीं होगी, क्यों होएगी, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले बाजार का एनालाइज करते हैं, सर्वे करते हैं, मार्केटिंग के बारे में करते हैं, मार्केट का एनालाइज करते हैं, कस्टमर की नीड्स पूछते हैं, उनकी प्रायोरिटी रखते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं, या आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करवाना है, मान कर चलो उनसे पहले क्या कहेंगे, आपको किस चीज़ की नीड है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये चीज़ें। तो इसने वो रखा कि विपणन एक प्रक्रिया है जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है ना, यही कहेंगे। तो ये क्या है, जो विपणन है, जो मार्केटिंग है, वो क्या होती है, कोई भी प्रोडक्शन है उसके पहले होती है, क्योंकि मार्केटिंग बाजार में क्या होती है, सबसे पहले सर्वे किया जाएगा, उससे रिलेटेड रिसर्च किया जाएगा, और यह बताता है कि बाजार में किस वस्तु की क्या है डिमांड है, ये बताता है कि मार्केटिंग में किस वस्तु की डिमांड है, उसी को हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते, प्रायोरिटी को सेट करते हुए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पहले की बात है, किससे, प्रोडक्शन से, उसका निर्माण करने में उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, और जो कस्टमर है
उनकी मांगों को हम क्या करते हैं फिर सेटिस्फेक्शन करवाते हैं, अतः जितनी भी डिमांड्स हैं उनकी उनको क्या करते हैं हम सेटिस्फाई करते हैं, अतः विपणन प्रोडक्शन से पहले ही क्या होता है शुरू किया जाता है। चलते हैं आज लास्ट क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यही है। तो इसको देख लो एक बार कि विच मीडिया इज यूजफुल इलिटरेट कंज्यूमर, जो निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है, कौन सा क्या है चीज़ क्या है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे लिख रखा है प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, पोस्टर होर्डिंग्स या ट्रांजिस्ट मीनिंग, ठीक है, ट्रांजिट मीनिंग। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके माध्यम से हम इसको करेंगे। उसने बोला क्या है, इलिटरेट कंज्यूमर। इलिटरेट कंज्यूमर मतलब अनपढ़, जिनको ज्ञान नहीं होता किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। कहीं ऐसे भी होते हैं ना, जो विलेज में लगा लो या रूरल एरिया लगा लो, अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का जो कस्टमर होता है उसको क्या होता है, एक आपने देखा भी होगा, एक सीधा रेट पे भागता है कि हाँ उसका जो उत्पाद है उसका मूल्य क्या है, उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अब उनमें क्या होता है, इस चीज़ की नॉलेज की कमी होती है कि क्या प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है। उसमें उसकी अगर उनको आप उसके बारे में उनको अवेयर करवा दोगे तो उनको पता लग जाएगा। अदरवाइज वो क्या कहेंगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सस्ता मिल रहा है तो इसको क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। उसके उनको ये लगा लो मेरिट डीमेरिट्स के बारे में नहीं पता होता, उसके बारे में उनको क्या करेंगे, अवगत करवाएंगे। उसने बोला है क्या उपयोगी है जिसके माध्यम से जो जो निरक्षर हैं उपभोक्ता उनके लिए भी क्या करें वो यूजफुल रहे। तो प्रिंट मीडिया है, अगर आप क्या करोगे अखबार में दे दोगे उनको कटिंग लगा के कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है और ये ऐसे ऐसे करके जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब जब जिसको लोग को पढ़ना ही नहीं आता तो वो कैसे उसके बारे में पता लगाएगा कि हाँ ये जो जो प्रोडक्ट बनाया है ये कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा क्या बोल रखा है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रसारण माध्यम, जैसे कि रेडियो वगैरह हो गया, एफएम रेडियो हो गया, तो इसके माध्यम से तो वो सुन सकता है। अगर उसको नहीं समझ में आता है, उसको रीड करने में कठिनाई है, वो नहीं पढ़ सकता, तो क्या वो सुनने में भी ये लगा लोगे कि डिसेबल ऐसा कुछ है, तो ये तो नहीं रहेगा। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जो भी सुनने वाला है और जो सुनाने वाला है वो उसको सुनाएगा, जो भी होगा एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से वो सुनेगा, और सुनने के बाद वो उसके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या हो जाएगा, वो अवेयर रह जाएगा। पोस्टर होर्डिंग देखो, वो भी वो अगर वो निरक्षर है तो वो कैसे पढ़ेगा। और एक पारगमन साधन, ये भी किससे रिलेटेड होता है, ये भी ये इलिटरेट कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए प्रसारण माध्यम उपयोगी होती है। प्रसारण माध्यम के द्वारा प्रसारित समाचार, संदेश, सूचना अविलंब ये करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं बोलने के माध्यम से। अब प्रसारण माध्यम के भी दो भेद होते हैं, एक तो श्रव्य माध्यम जो सुनने वाला होता है, एक दृश्य संचार माध्यम ये देखेंगे और साथ के साथ वो टीवी के माध्यम से उसको समझाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो श्रव्य संचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, सेल्युलर फोन आते हैं। और दृश्य संचार के माध्यम से आपको मैंने बता दिया टीवी, चलचित्र, कंप्यूटर, दे प्रिंटर्स, फैक्स, ईमेल, ये सारे के सारे आएंगे। पर जो इसमें मेन रहेगा तो कंप्यूटर, दूरदर्शन ये ज़्यादा मेनली रहेंगे क्योंकि वो फिर उसमें आ जाएंगे। तो इस माध्यम से मैंने आपको ये वीडियो कंप्लीट इसमें क्वेश्चन करवाए हैं मार्केटिंग के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके रिस्पॉन्स के अनुसार ही नेक्स्ट वीडियो से अलग और क्वेश्चन लेके आएंगे और अगली में ज़्यादा इसकी क्वेश्चन की वो रखेंगे ताकि और ज़्यादा कवर हो सकें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो देखो कहने की बात नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बोलने में। एक होता है टीचर के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के अनुसार बोलना, और एक होता है कि एक आप फ्रेशर हो, आप उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, वीडियोस पब्लिश कर रहे हो। तो उसमें अगर आप मेरे को ये लगा लो कोऑपरेट करोगे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें समझाने का तरीका जो है जो समझ में आ रहा है आपको, तो उस तब तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। अदरवाइज देखो वीडियो, मैंने कई बार बोलता हूँ कि वीडियोस यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं ही सेवा करने वाला हूँ फ्री में, और ताकि अधिक से अधिक लोगों के समझ में आ सके, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सभी के सभी वहाँ पर एफर्ट्स डालते हैं, कहीं पेड माध्यम के से और कहीं फ्री में सोर्स। तो आपको जहाँ से अच्छा लगता है वो आप वहाँ से देख सकते हो। मेरे भी आपसे जब जैसे आपने आप मेरे को बताया कि हाँ आप ये नोट्स को पब्लिश किए, आपको समझाइए, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ रिस्पॉन्स भी किया करें। और शायद ये हो चुके हैं, हाँ जी, हाँ ये सारे का सारा हो चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।